अल्लाह। या मुहम्मद मुहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। तज़किरा जब छिड़ा मेरे सरकार का, वद्दुहा कह दिया, वल कमर पढ़ लिया। आयतों की तलावत भी होती रही, नात भी बन गई, बात भी बन गई। या मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। जी बहुत शुक्रिया आमिर भाई, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू मच। जी हम पेज नंबर था हमारा सर कौन सा, 119 119 था, ठीक है। तो इसमें हमने बस थोड़ा सा मैं रिवाइज कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर भाभी आगे स्टार्ट करें। इसमें हमने पढ़ा था क्वालिटी क्वांटिटी, ठीक है, और क्वालिटी और क्वांटिटी, और फिर तीसरी जो चीज थी वो था स्पिरिट ऑफ हार्मनी, ठीक है। इन तीनों चीजों को जो है वो एक्सप्लेन किया था कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जब तक उसके अंदर स्पिरिट ऑफ हार्मनी नहीं होगा तो स्पिरिट ऑफ हार्मनी को इसने ज़्यादा अहमियत दी ना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि स्पिरिट ऑफ हार्मनी जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन तीनों को हमने अपने बिजनेस के अंदर लाना है, क्वालिटी क्वांटिटी को भी और क्वालिटी को भी, और स्पिरिट ऑफ हार्मनी, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हमने इंशाल्लाह अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है भाभी। ये प्रिंट में कौन सा पेज है? पेज नंबर 119 है मेरे पास, आप देखें भाभी आपकी बुक में कौन सा पेज है बता दें प्लीज, जो आपके पास ओरिजिनल बुक है सुल्तानी जी साहब। 119 ही है, 119 119 नहीं हमारे पास ये दूसरा है, जरा भाई गाइड करें। आज हमने पढ़ा है द कैपिटल वैल्यू ऑफ योर सर्विस, कैपिटल वैल्यू ऑफ योर सर्विस, यहाँ से हमने शुरू करना। जी जी बिल्कुल यहीं से, बिल्कुल ये 119 का ना बिल्कुल एंड है, यानी 3 लाइनें लिखी हुई हैं इस पेज के ऊपर, इस टॉपिक। सर हमारे पास ओरिजिनल बुक नहीं है ना, तो दूसरे में पेज जरा भाई से कोई गाइड करें प्लीज। तारिक भाई, ये QQS वाला जो है ना एक टॉपिक, वो जहाँ खत्म हो रहा है ना तो उससे आगे हमने स्टार्ट करना है। हाँ एक टॉपिक है व्हाट इज योर QQS, ठीक है। क्वालिटी, और क्यू से क्वांटिटी, और एस से स्पिरिट, स्पिरिट ऑफ हार्मनी। मेरे पास बुक उसमें 135 पेज है, आपकी बुक में 135 है, ठीक है। सातवें चैप्टर पे है ऑर्गेनाइज प्लानिंग।
ऑर्गेनाइज प्लानिंग जो है चल रही है, 7वां चैप्टर है। ठीक हो गया सर। मिल गया क्या योर व्हाट इज योर QQS रेटिंग, और यहां से हमने पढ़ना है द कैपिटल वैल्यू ऑफ योर सर्विसेज। जी जी भाभी स्टार्ट करें प्लीज। जी तारिक भाई, अस्सलाम वालेकुम। द कैपिटल वैल्यू ऑफ योर सर्विसेज, कैपिटल वैल्यू मुआशी हैसियत को कहते हैं, और वही सर्विसेज खिदमात, तो वो बेसिकली बात करने जा रहा है कि आपकी खिदमात की मुआशी हैसियत, यानी आपकी जो सर्विसेज है पर्सनल सर्विसेज, आप उनकी मुआशी हैसियत का तयन कैसे करेंगे, अब वो इसके बारे में बात करेगा। The person whose income is derived entirely from the sale of personal services, कहते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसकी आमदन का मुकम्मल दारोमदार उसकी ज़ाती खिदमात की फ़रोख्त पर है, is no less of a merchant than a man who sells commodities. वो किसी सूरत भी ऐसे ताजर, ऐसे शख्स से कम नहीं जो कि अशिया तिजारत फ़रोख्त करता है। एंड इट माइट वेल बी एडेड, और एक बात मज़ीद वाजे करता चलूँ, यानी जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास किसी किस्म की ज़ाती खिदमात मौजूद हैं और वो उनकी फ़रोख्त से जो है वो उसकी आमदन आती है, वो किसी सूरत भी एक ऐसे मर्चेंट, एक ऐसे ताजर से कम नहीं है जो कि दूसरा जो सामान है, अशिया तिजारत है, उनको फ़रोख्त करके अपनी आमदन हासिल करता है। और फिर वो कहता है कि एक बात मज़ीद जो है वो मैं उसका इजाफा करता चलूँ, such a person is subject to exactly the same rules of conduct as the merchant who sells merchandise. अब यहाँ पे ना वो रूल्स ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा है, यानी रवैये और बर्ताव के हवाले से कुछ कवानीन होते हैं ना, जिसका एक ताजिर ने और एक जो बिजनेसमैन है, उन कवायदो ज़वाबित जो है वो फिर उस पर लागू होते हैं। तो वो कहते हैं ऐसा शख्स जो जिसके पास ज़ाती खिदमात मौजूद हैं, उसके ऊपर भी रवैये और बर्ताव के अतबार से वही कवानीन लागू होते हैं जितने के एक ताजिर पे होते हैं, जो कि मर्चेंडाइज यानी जो उसका सामान तिजारत है उसकी फ़रोख्त करता है। तो दोनों पे जो है ये कवानीन बराबर के लागू होते हैं। This has been emphasized, वो कह रहे हैं कि इस बात पे जोर दिया गया है, because the majority of people, क्यों जोर दिया गया है, क्योंकि उसने ऊपर बोल्ड में लिखा ना exactly the same rules, तो उसने जोर दिया इस बात पे। तो आगे वो कह रहे हैं ये जोर इसलिए दिया गया because the majority of people who live by the sale of personal services make the mistake of considering themselves free from the rules of conduct and the responsibilities attached to those who are engaged in marketing commodities. यानी वो कहते हैं कि इस बात पे जोर दिया गया क्योंकि लोगों की जो अक्सरियत है who live by the sale of personal services, यानी जो ज़ाती खिदमात फ़रोख्त करके आमदन का हसूल मुमकिन बनाते हैं, make the mistake, वो ये गलती करते हैं, of considering themselves free, अपने आप को मुस्तस्ना समझते हैं from the rules of conduct, जो बेहतर रवैये के कवानीन होते हैं, and the responsibilities और जिम्मेदारियों से attached to those who are engaged in marketing commodities, जो कि उन लोगों पे लागू होती हैं जो कि commodities यानी वही सामान तिजारत बेचते हैं। यानी जो लोग पर्सनल सर्विसेज होती हैं जिनके पास वो ये समझने की गलती करते हैं कि जो एक ताजर है उसी के ऊपर ये रूल्स ऑफ कंडक्ट जो है, ये बेहतर रवैये के कवानीन लागू होते हैं, जबकि मैं इससे मुस्तस्ना हूँ। जबकि उसने ऊपर ये बात क्लियर कर दी कि ये रूल्स ऑफ कंडक्ट दोनों के ऊपर लागू होते हैं, कोई भी इससे जो है वो मुस्तस्ना नहीं है। The new way of marketing services has practically ये बात करके ना वो सर्विसेज मार्केट करने की इम्पोर्टेंस जो है ना वो रियलाइज करवाना चाह रहा है कि ये बिल्कुल तिजारत है। सर्विसेज जो आप सेल करते हैं वो बिल्कुल ही है जैसे सामान तिजारत आप बेचते हैं, ये भी उसी तरह की तिजारत है। इसमें वो जो शख्स एक दुकान लगाता है। जी बताएं। The new way of marketing services has practically forced both employer and employee into partnership alliances. The new way of marketing services यानी खिदमात पेश करने का या फ़रोख्त करने का नया तरीका has practically forced ने अमली तौर पे मजबूर किया है both employer and employee, दोनों आजिर और मुलाजिम को into partnership alliances, किस चीज़ में मजबूर किया है, शराकत दारी पर मबनी इत्तेहाद पर, through which,
जिस इत्तेहाद के जरिए बोथ टेक इनटू कंसिडरेशन द राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी, यानी जिस अलायंस जिस इत्तेहाद के जरिए वो ख्याल रखते हैं राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी के हकूक। इस तीसरी पार्टी की बात वो पहले भी कर चुका, वो पब्लिक को तीसरी पार्टी कह रहा है। फिर आगे उसने बोर्ड में वजाहत भी की, द पब्लिक दे सर्व, यानी जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके ग्राहक हैं, उनको जिनकी खिदमत करना मकसूद है वो थर्ड पार्टी है, और इस इत्तेहाद के जरिए आप उनके हकूक का ख्याल रख पाते हैं। जो नया तरीका है मार्केटिंग सर्विसेज खदमात जो है फ़रोख्त करने का, इससे क्या होता है कि आवाम का ज़्यादा फ़ायदा होता है। पहले उसने लास्ट लेक्चर में ये बात बड़ी डिटेल से बताई कि वो लोग बिल्कुल ख़त्म हो गए जो अपने मुनाफों पे बहस करते थे और पब्लिक का जो इंटरेस्ट था या उनका जो बेनिफिट था उसको एट स्टेक रख देते थे। The day of the go-getter has passed. He has been supplanted by the go-giver. अब इसने दो terminologies use की, go-getter और go-giver ना। अब वो कहते हैं कि पहले जो है ना जो पहले ज़माना था ना वो go-getters का था, लेकिन अब इसकी supplant कहते हैं किसी एक चीज़ की जगह जब कोई दूसरी चीज़ ले लेती है, तो कहते हैं कि अब वो go-getter की जगह जो है वो go-giver ने ले ली है। अब ये go-getter और go-giver क्या है? मतलब गो गेटर होता है कि कोई ऐसा शख्स जो कि अकेले कारोबारी सरगर्मियां उनमें मुलव्वस होता है और उससे उस अकेले को फायदा होता है ना, यानी वो एक बड़े इनहमाक से और बड़े पुरजोश तरीके से कोई भी कारोबार करता है, लेकिन उस कारोबार का जो भी मुनाफा है वो उस अकेले को ज्यादा हो रहा होता है। जबकि गो गिवर होता है कि आप दूसरों की जिंदगियों में कंट्रीब्यूट करें, उनकी जिंदगियों में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करें, यानी अपना आप कारोबार भी कर रहे हैं लेकिन उससे दूसरों को भी फायदा हो रहा है, तो ये गो गिवर है, यानी टीम वर्क कह सकते हैं। जैसे हमारा कारोबार है, हम गो गिवर हैं। तो वो कहते हैं कि अब जो है ये गो गिवर्स का दौर है। हाई प्रेशर मेथड्स इन बिजनेस फाइनली ब्लू द लिड ऑफ। हाई प्रेशर मेथड्स जो बहुत ज़्यादा दबाव डालने वाले तरीके थे, यानी पहले जो एम्प्लॉयर्स होते थे वो अपने एम्प्लॉयज़ अपने मुलाजमीन पे दबाव डाल के काम निकलवाते थे, तो कहते हैं कि ये जो तरीका कार था ना बिजनेस में, फाइनली ब्लू द लिड ऑफ। ब्लू द लिड ऑफ एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है, लफ्जी मतलब होता है बेनकाब करना। तो कहते हैं कि इस तरह के सारे तरीके जो हैं ये बेनकाब हो चुके हैं। There will never be the need to put the lid back on। और कहते हैं कि दोबारा हमें कभी इन तरीकों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये जो हाई प्रेशर मेथड्स थे ना, प्रेशराइज करके काम कराने वाले, क्यों ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बिकॉज इन द फ्यूचर बिजनेस विल बी कंडक्टेड बाय मेथड्स दैट विल रिक्वायर नो प्रेशर। क्योंकि वो कह रहा है कि अब मुस्तकबिल में जो कारोबार होगा वो उन तरीकों से होगा जिसमें किसी किस्म के दबाव का अमल दखल नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है द एक्चुअल कैपिटल वैल्यू ऑफ योर ब्रेन्स मे बी डिटरमिन्ड बाय द। अब क्योंकि टॉपिक कैपिटल वैल्यू के हवाले से था, वो उसी की बात कर रहा है, एक फॉर्मूला बता रहा है। जी जी, यहाँ पे जरा थोड़ा स्टॉप होते मैं चाहूंगा कि ये ना 3 पैराग्राफ आपने बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े हैं, हाँ जी तो बिल्कुल इसके ऊपर ठीक। हम रीडर डिस्कस कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट जो है पैराग्राफ है, अगर हम इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें ना तो हमारी लाइफ वाकई चेंज हो सकती है ना। तो इसके ऊपर डिस्कस करें दोस्त ना। आमिर भी आप डिस्कस करें, सुल्तानी भी आपके ज़हन में कोई पॉइंट है आप डिस्कस करें, ठीक है। और कोई दोस्त, आबिद भाई आप डिस्कस करें। ये क्या इसने जो है ना, एक तो बात की है गो गेटर और गो गिवर की ना, ठीक है, कि पहले ये था कि गो गेटर था ना कि हम क्या हासिल करेंगे, हमें क्या फायदा होगा ना, गो गेटर। तो अब है गो गिवर, ठीक है, ये है कि हम क्या फायदा देंगे, ठीक है। तो अभी बिजनेस जो है इस पैटर्न पे आ गया है ना, वो कह रहा है, मतलब ये अमेरिका की बात कर रहा है डेफिनेटली, तो वहाँ पे चेंज हुआ और हमारे यहाँ डेफिनेटली हम कम से कम 50 साल तो पीछे हैं, 50 से भी ज़्यादा साल पीछे हैं। और देखिए पाकिस्तान में भी यही पैटर्न जो है वो चल रहा है, अब आ गया है। जितने भी ब्रांड बन रहे हैं तो वो गो गिवर पे बन रहे हैं ना, और उन्होंने ना काज अपने साथ, बिजनेस के साथ काज जो है वो अटैच करनी है, ठीक है। उसके साथ जो है मिशन जो है वो कोई वेलफेयर इदारे को, अब बता रहे थे सेवर वाले जो है ना वो यहाँ पे कई यतीमों के वो बने हुए, ठीक है, इदारे, तो उनको सेवर रेगुलर खाना देता है, स्पॉन्सर्ड बाय सेवर, ठीक है, और अच्छा खाना जो है उनको देता है। तो अब ये गो गिवर वाली बात है। अब मलक रियाज का आप देखें, मलक रियाज ने जो है कितने बड़े दस्तरखान बनाए हुए हैं, मतलब उसका दस्तरखान का इतना बड़ा नेटवर्क है कि शायद जो है इतनी कई कंपनियों की इतनी फ्रेंचाइजी नहीं होंगी जितना उसका दस्तरखान का पूरे पाकिस्तान में नेटवर्क है।
दस्तरखान के ऊपर उसने पैसा जो है लगा दिया। अब ये क्यों लगाया? इस वजह से गो गिवर, उनको समझ आ गई है कि हम गो गिवर बनेंगे तो हम हमारा ब्रांड हम कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे ना। तो अब कोई हुकूमत आती रहे, कितने लोग मलक रियाज के बैरिया के खिलाफ हो, बैरिया को कोई बैरिया का बाल बिंका भी नहीं कर सकता, और अगर कोई करेगा भी वक्ती तौर पे तो बैरिया उससे भी और ज्यादा ताकतवर बन के आगे उभरेगा ना, क्योंकि वो गो गिवर के फलसफे के ऊपर जो है वो चल रहा है ना। तो जितने भी ब्रांड बने वो गो गिवर के फलसफे के ऊपर जो है चल रहे हैं। तो मैं चाहूंगा इन तीनों लाइनों के ऊपर बाकी दोस्त भी डिस्कस करें। जी आमिर भी आप डिस्कस करें, आसिफ भी आप भी इसके ऊपर डिस्कस करें। बहुत अहम पॉइंट यहाँ पे हमने स्टडी की है। और एक बात समझिए कि हमारा जो बिजनेस है ये एक्चुअली गो गिवर के बेस पे है, बट अनफॉर्चुनेटली हम गो गिवर वाले बिजनेस को गो गेटर से कर रहे हैं। और वो उसने जैसे बताया कि मार्केट के अंदर ये जो तरीके थे, ये जो फलसफा था, ये बिलो द लेड ऑफ यानी इसका नकाब उतर गया, इसका पर्दा हट गया। तो हमारा जो बिजनेस है ये रियली देने वाला है, बांट के चलने वाला है। और जब हम इसकी फलसफे को सही तरह से अमल पर होंगे तो सोसाइटी में एक जो हमारी कंपनी का मिशन है कि हारमोनी आएगी और हमारा बिजनेस बढ़ेगा। हम इसको सही मानों में जब ट्राई करेंगे तो इससे बहुत बड़ी चेंज आएगी इंशाल्लाह। जी मतलब आमिर भाई आप एग्री करते हैं हम गो गेटर पे चल रहे हैं, आप एग्री करते हैं इसके ऊपर, हम गो गिवर पे नहीं चल रहे? गो गेटर पे चल रहे नहीं, गो गिवर पे नहीं। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी आसिफ भी आप भी इसके ऊपर डिस्कस करें। आसिफ अली भाई, आसिफ अली भाई, आदिल भाई आप भी इसके ऊपर डिस्कस करें। जी मियां आबिद साहब आप डिस्कस करें। जवाद भाई, और ऊपर जो पॉइंट दिए गए उसके ऊपर डिस्कस करें। वो सर जो एक बात आप कहते हैं ना कि हम बी क्वार्टर की गाड़ी को ई क्वार्टर में चला रहे हैं ना, हम गो गिवर के बिजनेस को गो गेटर में कर रहे हैं, जो एक सबसे बड़ा फॉल्ट का इशू है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और फिर ऊपर उसने पॉइंट बताया ना कि वो लोग जो चीजों का तबादला करते हैं, मर्चेंडाइजिंग द प्रोडक्ट करते हैं ना, ठीक है, प्रोडक्ट की मर्चेंडाइजिंग करते हैं। तो जब वो सर्विसेज की मर्चेंडाइजिंग करते हैं तो सर्विसेज में वो वाले कानून वो अप्लाई नहीं करते, वो समझते हैं कि हम इससे मुस्तस्ना है ना। तो उसने कहा कि जो सर्विसेज का काम करते हैं ना तो उनके ऊपर भी वही रूल अप्लाई होते हैं जो चीजों की खरीदो फरोख्त का काम करते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है ना, ये दोनों चीजें हमारे बिजनेस, हम एक तो देखें हम कमोडिटीज की मर्चेंडाइजिंग करते हैं, हम चीजें खरीदते और बेचते हैं, लेकिन हमारे इस बिजनेस के अंदर जो है वो एक बड़ा रोल जो है वो सर्विसेज का है, ठीक है। तो हम जो है ना सर्विसेज का जो एलिमेंट है ना ये मिसिंग है। सर्विसेज का एलिमेंट को हम ना इस बिजनेस के अंदर लेके हैं तो फिर हम अपने बिजनेस के साथ मैच करेंगे। अब देखें गो गिवर का फलसफा अगर आप देखें, सर्विसेज वाला फलसफा देखें, कंपनी के एंड तक पूरा है। कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी का एनालिसिस करें तो कंपनी के 100 में से 100 नंबर है, कंपनी के 99 नंबर भी नहीं है। लेकिन अब कंपनी से आगे यूजर तक, कंपनी से आगे यूजर तक का जो चैनल है ये आपका और हमारा है। तो आपके और हमारे जो है शायद 100 में से 33 नंबर भी नहीं है। ये वाला चैनल जो है ये मिसिंग है, ये वाला चैनल, इस चैनल में जो है वो खला है, इस चैनल में दरारें हैं। तो ये चैनल, इस चैनल के ऊपर मेहनत करना लीडर्स की जिम्मेदारी है, कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, कंपनी का काम। लेकिन कंपनी इस चैनल के ऊपर भी मेहनत कर रही है। जी आमिर भाई। जी सर, सर मैं यूनिलीवर पाकिस्तान में जॉब कर रहा था 2008 में। तो वहाँ जो मार्केट की सेल टीम थी वो अलग थी। तो 2008 में यूनिलीवर पाकिस्तान ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मर्चेंडाइजिंग। तो मर्चेंडाइजिंग के लिए उनका जो डिपार्टमेंट था वो टोटली सेल्स से डिफरेंट था, यानी सेल्स वाले अपनी प्रोडक्ट की अवेलेबल करवाते थे शॉप्स पे, मर्चेंडाइजिंग वाले जाके उनको हाईलाइट करते थे और सर्विसेज देते थे प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में कोई फीडबैक क्या है पब्लिक का, प्रोडक्ट शॉप के ऊपर फ्रंट के ऊपर मर्चेंडाइज है या नहीं है। तो 2008 में उन्होंने लॉन्च किया था, जिस वजह से यूनिलीवर ने बहुत बड़ा मार्जिन मार्केट का उठाया था और बाकी कंपनीज को भी ये कंसेप्ट बाद में मिला था। तो हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट तो अब प्रोडक्ट तो जा रही है लेकिन प्रोडक्ट के साथ मर्चेंडाइज नहीं हो रही। तो मर्चेंडाइजिंग की भी सेम वैल्यू है जैसे
प्रोडक्ट बेचने की है। और अगर उस रूल के ऊपर जब जाके मर्चेंडाइज करेंगे तो मतलब हमने प्रोडक्ट दे दी, तो वो आप कहते रहते हैं ना, खाए सर खसमाना, वो प्रोडक्ट दे दी है तो हम ये समझेंगे कि हम सक्सेसफुल हो गए। नथिंग, ऐसा नहीं होगा जब तक हम इसके साथ बायर को नहीं वैल्यू देंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर्विस नहीं देंगे उसको। जी। अमीर भी आपने सिर्फ बिलाल शाह साहब, मुस्फी भाई आप कुछ कहना चाहें? जी डॉक्टर सईद साहब आप कुछ बात करना चाहिए? आसिफ अली भाई नहीं बोलते। आसिफ अली भाई पता नहीं, आसिफ भाई को नेट का इशू है शायद, आसिफ अली भाई पार्टिसिपेट नहीं करते। जी बिलाल शाह साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्सलाम। जी सर, बिल्कुल ये इसे आफ्टर सेल सर्विस भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिपीट सेल अगर हम लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये सर्विसेज जो हैं ये देना पड़ेंगी। तो ये वाकई बड़ी अहम बात है सर, ये सही, आई एग्री इससे सर, मैं एग्री करता हूँ। और सर कंपनी जो है वो जो डिवाइसेस हैं सर उसकी हमें मुश्किल पेश आती है अगर वो रिपेयर करवानी पड़े, तो वो कंपनी के एंड पे अगर कोई हमें सर्विसेज मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो बाकी हम अपने तौर पे कोशिश करते रहते हैं, तो थोड़ा कंपनी हमें बस सपोर्ट कर दे कि वो ना डिवाइसेस का कर दे रिपेयर का आफ्टर सेल सर्विस में। पता क्या है बिलाल भी, उसका भी ना कई दोस्तों ने हल निकाला हुआ है अपनी रीजन में। मसलन फैसलाबाद रीजन में आप कोई मैकेनिक देख लें अच्छा सा, तो यहाँ पे भी एक दो दोस्तों ने मैकेनिक निकाले हुए, उसको दे देते हैं, वो रिपेयर करके दे देते हैं कोई भी डिवाइस है। तो बेहतर है, ये अच्छी ऑप्शन है कि हम ना कोई भी मैकेनिक लें और उससे नॉमिनल से चार्जेस वो लेते हैं और हम चीज़ को रिपेयर कर दें। हाँ, अगर साल के अंदर अंदर है तो वो फिर हम कंपनी को जमा करवाएं। अगर साल के अंदर अंदर वारंटी है तो वो हम कंपनी को जमा करवाएं। सर क्वेश्चन ये होता है ना कि अच्छा मैकेनिक आपके सर्विस स्टेशन हैं आपके, वो जो रिपेयर करते हैं, वर्कशॉप्स हैं, जैसे अदर एसी लें उसके हैं, फ्रिज वालों के हैं, पेल वालों के हैं, ग्री वालों के हैं, इस तरह से जैसे मोबाइल कंपनीज की हैं, वो उसे क्या कहते हैं, रिपेयर वर्कशॉप्स कहते हैं। तो वो जब हम उन्हें ओजोन बताते हैं, बीसीएम बताते हैं, तो वो ये सवाल पूछते हैं हमसे उस वक्त खरीदते वक्त ना, तो वो हम तो जैसे भी हैंडल कर तो लेते हैं, लेकिन अगर कंपनी एक एक बना दे ना, सिर्फ अपने चंद सिटीज में ही चाहे बना दे, तो उससे ज़रा एक अच्छा इम्प्रेशन जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए, हम तो मतलब हर तरह से उनको सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो ज़्यादा मसला हो तो हम यहाँ तक भी कह देते हैं कि हम आपसे ये प्रोडक्ट ही ले लेंगे और पेमेंट सारी आपको दे देंगे, या प्रोडक्ट ही टोटल। ये सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर है, ठीक है ना, हायर का भी है, पेल का भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। हाँ जी, वो सर्विस सेंटर, जिस कंपनी का सर्विस सेंटर ना हो वो बंदा फिर चीज नहीं लेता। यहाँ फैसलाबाद में कई कंपनियों के ना सर्विस सेंटर नहीं है, तो मैं जब मार्केट में जाता हूँ तो वो आगे से बताते हैं कि इसका तो सर्विस सेंटर ही नहीं, आप ये लेने लगे हैं, तो अगर खराब हो गई तो फिर हम कंपनी को चेंज करते हैं। हाँ हाँ, यही बात है, बिल्कुल ऐसे ही। जी बिल्कुल सही, ठीक है सर। जी सर। हाँ बिलाल भाई, ये ज्यादा इशू ना ओजोन में आता है। बीसीएम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक ऐसी डिवाइस है जिसको ना कभी मैंने नहीं सुना कि बीसीएम के साथ कभी इशू हो। बड़ी हैवी ड्यूटी प्रोडक्ट है। ओजोन का आता है, ऑब्वियसली कंपनी को के सर्विस सेंटर्स होने चाहिए, जो कि नहीं है। लेकिन यहाँ मुल्तान में हम लोगों ने ना एक वो टेक्नीशियन ढूंढा हुआ है, वो ओजोन रिपेयर कर देते हैं। तो जब तक ये कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती तो हम थोड़ा सा सेल्फ रिलायंस पॉलिसी की तरफ आए, और ये सर्विसेज के ऊपर बात हो रही है। पूरी दुनिया में जो ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज पे बिलीव करते हैं, वो हम बचपन में पढ़ा करते थे कि खिदमत में अजमत है। तो वही ऑर्गेनाइजेशन फिर अजीम होती हैं, वही लोग जो है ना अजमत पाते हैं, जो सर्व करते हैं, जो लोगों को, जिनमें स्पिरिट ऑफ सर्विंग होता है ना। तो सर्विंग स्पिरिट जो है ना, ये एक बड़ा कह लें कि एक ऐसा एटीट्यूड है जो कि
हमें बड़ा, जिसका हमारे यहाँ फुकदान है और इस फुकदान को हमने ख़त्म करना है। और पूरी सोसाइटी के अंदर अनलकली फुकदान है, लेकिन अगर हम अपने अंदर सर्विस ओरिएंटेशन डेवलप करेंगे तो ये हमारा विनिंग एज बनता चला जाएगा और हम नुमाया होते चले जाएंगे। मतलब हमें एक ऐसा, वो लोग कहते हैं जी मार्केट पुअर है और लोगों को जो है ना, बहुत सारे लोगों को टाइम्स का पता है, लेकिन हमारा एक एडवांटेजेस जो पहलू है ना, विनिंग एज जो है, जो हमें बहुत ज्यादा सपोर्टिंग कह लें एक एस्पेक्ट है हमारी सोसाइटी का, कि ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं या जो जिनका हम अल्हम्दुलिल्लाह अमली तौर पे वो उनको अपने ऊपर अप्लाई भी करते रहते हैं, वो सिर्फ हमारे पास है। हमें इतना शऊर है कि सर्विसेज देने की क्या अहमियत है, पॉजिटिव जो एटीट्यूडनल वो हमारी, उसके ऊपर हम बहुत ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, मैनर्स, तो उनकी क्या अहमियत, तो इन चीज़ों का हमें पता है और लोगों को नहीं पता। और जब हम प्रैक्टिकली इनको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो हम बहुत नुमाया होते चले जाएंगे। जहाँ आजकल डिस्कशन हो रही है कि हम थोड़ा सा डिफेम्ड हैं, तो आगे चल के इंशाल्लाह हम बड़े फेम वाले बन जाएंगे और अजमत पाते चले जाएंगे अगर हम सर्विस ओरिएंटेशन की तरफ आएंगे ना। बस ये कहना, गुजारिश करना मकसूद था जी। प्लीज आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हाफिज साहब जी, ग्रेट। तमाम लोग ठीक हैं जी? अल्लाह का शुक्र, दुआ है आपको, दुआ सर करें। सर्विस की बात हो रही है तो मैं भी थोड़ी सी बात कर दूं सर्विस पे, कि अब हम कंपनी से मुतालबा करना बंद कर दें कि कंपनी सर्विस हमें दे। हमारी जो स्टॉकिस्ट है, ये हर स्टॉकिस्ट जो है ये एक कंपनी है, और मेरी सजेशन ये है सर कि अब हम बड़े हो गए हैं और हम सर्विस प्रोवाइडर बने, ताकि हमारी प्रोडक्ट जो है ना इजी एक्सेस हो और लोग इस तरफ माइल हो। और सर्विस हमारी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी सोने जैसी प्रोडक्ट ना खुटे लैंड लगी हुई है। इसको माशरे में इंट्रोडक्शन इसका नहीं होगा। तो मेरी गुजारिश है कि पहले भी की थी कि इस वक्त प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, लेकिन प्रोडक्ट की रिकॉग्निशन जो है वो सर्विस के साथ होती है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि अल खिदमत सर्विस को कहते हैं, अल खिदमत माफोकल इबादत। और दूसरा फिक्र ये कहूँगा कि इबादत की कज़ा है, खिदमत की कज़ा नहीं। ये कज़ा नहीं होती, इसका कोई कज़ा का वक्त नहीं होता, ये अदा ही अदा होती है। सो मैं कुछ सजेशंस हैं स्टॉकिस्ट के एंड से, बल्कि इवन के हर जो लीडर है उसके एंड से ये चीज़ मैं शेयर करूँगा कि हम बेस करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट के साथ जब सर्विस अटैच नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट जो है ना कभी भी नहीं बिक सकता। तो उसके लिए मैं गुजारिश करूँगा, एक तो जिस तरह यूके के अंदर ना सर बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है कि वहाँ पे लोग घरों में प्रोडक्ट पहुँच जाती है, सर्विस देते हैं घरों तक, ऑटोमेटिकली पहुँच जाती है। लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं नेट के ऊपर, और हम ये काम शुरू करें, थोड़े लेवल पे शुरू कर दें लेकिन इसका आगाज कर दें। तो मैं स्टॉकिस्ट से 2-3 चीज़ें शेयर करूँगा। वो ये है कि सजेशन हैं, एक तो इजी पैसा पेमेंट की ट्रांजैक्शन को आसान बनाया जाए जो हम खरीदारी करते हैं। दूसरा जो है ना प्रोडक्ट की डिलीवरी, अगर ये हो जाए ना, मतलब प्रोडक्ट की डिलीवरी जो है ये बड़ा आसान काम है कि मैं अगर इजी पैसा अकाउंट से जरा पेमेंट कर दूं और मेरे घर में प्रोडक्ट पहुंच जाए, या मैं ऑर्डर प्लेस करूं तो मेरे कस्टमर के घर प्रोडक्ट पहुंच जाए। तो उसके लिए क्रीम है, उबर है, और बेशुमार जो है ना कोरियर कंपनीज हैं और स्टॉकिस्ट जो है, जैसे सुल्तानी साहब का स्टॉकिस्ट है और राना साहब का स्टॉकिस्ट है। तो जो अच्छे स्टॉकिस्ट हैं ये जो है ना एग्रीमेंट कर लें कंपनियों के साथ, कोरियर कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर लें, ताकि हम जल्दी से जो हम माशरे में जाएं और लोगों को किसी के घर में जा रहे हैं, उसके घर में किसी को चेकअप करते हैं, या हम जो है ना उसको प्रेजेंटेशन देते हैं, और उसको हम साथ प्रेजेंटेशन में ये चीज़ ऐड करें कि हमारे जो कंपनीज हैं और हमारे जो लीडर हैं उनने सर्विस बना रखी है। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो
आज आज ही आपके घर में प्रोडक्ट आ जाएगी। हम घंटों की बात न करें, दिन की बात कर लें, आज या कल आपके घर में प्रोडक्ट आ जाएगी। इस तरीके से आप ऑर्डर प्लेस करें और इस तरीके से जो है ना आप ज्वाइन करें और सबमिट करें, इस तरह ऑनलाइन सबमिट करें। तो साथ ही जो है ना ये अकाउंट नंबर दिया गया है, इजी पैसा दिया गया है, इसमें आप घर बैठे अपनी मतलब पेमेंट को आप पेमेंट की वसूली जो है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि राना साहब के दफ्तर में जुल्फकार गोंदल साहब हैं, मेरे साथ बहुत ताउन करते हैं। तो अब मैं पेमेंट देने जाता हूँ, अगर पेमेंट घर बैठे डिलीवर करने का कोई जो मेरा कस्टमर है, मुझे पेमेंट जो है इजी पैसा करता है। अब मेरी इजी पैसे में आती है, मैं इजी पैसे की शॉप पे जाता हूँ, वहाँ इजी पैसे से पैसे निकलवाता हूँ, पैसे निकलवा के फिर मैं पिंडी स्टॉकिस में जाता हूँ और पिंडी स्टॉकिस में जाके पेमेंट करता हूँ। तो ठीक है, प्रोडक्ट वहाँ मतलब मुझे सर्विस दी जाए, कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर को सर्विस दी जाए कि वो घर बैठे इजी पैसा के जरिए से वो पेमेंट सेंड करे और साथ ही ऑर्डर प्लेस कर दे और लोकेशन भेज दे अपने कस्टमर की। तो मतलब उसी दिन जो है ना हमारे कस्टमर के घर जो है ना वो पहुंच जाए। और जहाँ तक ताल्लुक है सर रिपेयरिंग का, आफ्टर सेल सर्विस का, तो वो भी हम स्टॉकिस ही देना शुरू कर दे। हम क्या क्या मुतालबे करेंगे कंपनी के साथ, कंपनी अपने अंदाज में करती है, कंपनी जो है उसका अपना एक रफ्तार है, उसकी अपना एक तरीका है। तो उन्होंने वही करना होता है, हम जितना भी कह दें उन्होंने वही करना होता है, जो वो उनका अपना एक लाइन है, एक अपना तरीका है, एक अपना मेथड है। तो बजाय इसके कि हम सर्विस लेने के मुतालबे करें, किसी अपनी कंपनी से सर्विस लेने के मुतालबे करें, हम खुद कंपनी बन जाए और सर्विस देने का आगाज करें। मैंने ये कहना। जी आप सब बिल्कुल आपने जो सर इसमें जी आप सब आपने जो बातें की हैं, इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर काम करके ना इन 3 पॉइंट आपने बताई हैं, इंशाल्लाह कोशिश मैं करूंगा तीनों पॉइंट पे ना काम करके मैं आपको इंशाल्लाह फीडबैक दूंगा। आपने बिल्कुल सही बात की है, स्टॉकिस लेवल पे ये होना चाहिए ना, ठीक है। इसी पैसे की भी सर्विस का हम इंशाल्लाह प्लान करके बताते हैं और डिलीवरी तो कई स्टॉकिस ने शुरू की हुई है, तो हम भी इंशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद में आपको इवन के आउट स्टेशन अरेंज करके। और तीसरी चीज आपने जो बताई है ये रिपेयर वाली ना, तो इसके ऊपर वर्किंग करके मैं इंशाल्लाह आपको फीडबैक दूंगा। और इंशाल्लाह पेमेंट के हवाले से ना कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी है कि कस्टमर के घर चीज पहुंच जाती है, वहां पे वो पेमेंट कर देता है, फिर वो जो कोरियर सर्विस है वो पेमेंट आपको ला के वापस कर देता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है सर, करते हैं इसे इंशाल्लाह सर। जी बिल्कुल सही है। जी भाभी आगे स्टडी करें सर। जी जी द कैपिटल वैल्यू ऑफ योर ब्रेन्स। अब आगे ना उन्होंने कैपिटल वैल्यू यानी हर एक इंसान अपने कैपिटल वैल्यू का तयन किस तरह से कर सकता है, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला बताया। द एक्चुअल capital value of your brains may be determined by the amount of income you can produce by marketing your services। कहते हैं कि आपके अज़हान की मौशी हैसियत का जो तयन है वो may be determined इस तरह से किया जा सकता है by the amount of income you can produce by marketing your services। the amount of income यानी जो आपकी आमदन है जो कि आप you can produce आप कमा सकते हैं by marketing your services, अपनी खदमात फ़रोख्त करके, दरअसल वही आपकी हकीकी मौशी हैसियत का तयन करता है, जितनी आमदन आप कमाते हैं। A fair estimate of the capital value of your services, a fair estimate मोहतात अंदाज़ा of the capital value मौशी हैसियत of your service यानी आपकी of your services, आपकी खदमात की मौशी हैसियत का मोहतात अंदाज़ा may be made लगाया जा सकता है by multiplying your annual income by 16 and 2/3। यानी आपकी जितनी भी एनुअल आपकी सालाना आमदन है आप उसको मल्टीप्लाई करें, ज़र्ब दें बाय 16 16 से एंड 2/3 और 2/3 से। As it is reasonable to estimate that your
एनुअल इनकम रिप्रेजेंट 6% ऑफ योर कैपिटल वैल्यू। तो वो कहते हैं ये अक्ली जायजे की बिना पर ये बात की गई है कि योर एनुअल इनकम, आपकी जो सालाना आमदन है, रिप्रेजेंट्स, वो नुमाइंदगी करती है 6% ऑफ योर कैपिटल वैल्यू, कि आपकी जो मुआशी हैसियत है, आपकी सालाना आमदन उसका 6% है। यानी ऊपर उसने बात की एक्चुअल कैपिटल वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ इनकम यू कैन प्रोड्यूस, मतलब वो कहते हैं कि जितना आप कमा सकते हैं। उसने ये नहीं कहा कि जितना आप कमा रहे होते हैं। तो यहाँ पे भी वो यही बात कर रहे हैं कि दरअसल आपकी जो एनुअल इनकम है ना, वो तो 6% होती है, जबकि आपकी कैपिटल वैल्यू जो हकीकी कैपिटल वैल्यू है वो उससे कई ज्यादा होती है। तो आप अपनी एक्चुअल कैपिटल वैल्यू को जो है उसका जो है वो तयन करें। मनी रेंट्स फॉर 6% पर एनम पर ईयर, ये उस दौर के आई थिंक शरह सूद जो था ना उसका ये जिक्र कर रहा है कि उस दौर में 6% जो है 6% के हिसाब से जो है वो सूद बढ़ता था। तो ये इसकी बात अहम है कि एक इंसान जितनी अर्निंग कर रहा होता है उसकी कैपिटल वैल्यू उससे बहुत ज्यादा होती है। जो पर एनम उसकी अर्निंग होती है उसकी एक्चुअल कैपिटल वैल्यू उससे काफी ज्यादा होती है। हमारे अंदर सलाहियतें अल्लाह ताला ने ज्यादा अता की हैं, लेकिन हम कमा कम रहे होते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये कि हम अपनी सलाहियतों का इदराक नहीं रखते, और जब इदराक नहीं रखते तो ऑब्वियसली उनको से इस्तेफादा भी नहीं कर पाते ना। तो हमें जो अल्लाह ने सलाहियतें दी है उससे कहीं ज्यादा, मतलब उन सलाहियतों के मुताबिक अगर हम अर्न करें तो फिर गुर्बत खत्म हो जाए। मसला कहाँ आ रहा है कि हम अपना एक्चुअल जो पोटेंशियल है उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, और जब यूटिलाइज नहीं कर रहे तो वो जो मॉनिटरी इक्विवेलेंट है उसके वो उस बराबर नहीं आ रहा मतलब। और इसीलिए उसने कहा कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो आपकी एक्चुअल कैपिटल वैल्यू का सिर्फ 6% है। आगे वो कह रहे हैं कि मनी इज वर्थ नो मोर देन ब्रेन्स, के पैसे की वक़्त जो है ना वो ज़हनी सलाहियत से कभी भी ज़्यादा नहीं होती। यानी पैसे की कदर कीमत, आपकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, आपकी जो मेंटल पावर है, ज़हनी सलाहियत है, उससे ज़्यादा नहीं होती। इट इज़ ऑफन वर्थ मच लेस, ये इससे कई कम जगह पे होती है। कॉम्पिटेंट ब्रेन्स इफ इफेक्टिवली मार्केटेड, कॉम्पिटेंट ब्रेन्स जो काबिल जहन होते हैं, इफ इफेक्टिवली मार्केटेड, अगर मौसर अंदाज में उसकी फ़रोख्त की जाए। यहाँ पे ब्रेन्स से मुराद है आइडियाज़, यानी जो काबिल आइडियाज़ हैं, कॉम्पिटेंट आइडियाज़ हैं। इफ इफेक्टिवली मार्केटेड रिप्रेजेंट अ मच मोर डिज़ायरेबल फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो ये सरमाए की एक ज़्यादा मतलूबा सूरत है देन दैट, उस सरमाए की निस्बत which is required to conduct a business dealing in commodities, जो कि आपको मुख्तलिफ अशिया की फ़रोख्त पर मबनी कारोबार में दरकार होता है। तो किसी दूसरे कारोबार में जो सरमाया यानी पैसे की सूरत में दरकार होता है, आपके पास ये जो दिमाग की सूरत में सरमाया है ये इससे कई ज़्यादा कीमती है। और उसकी प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन ये है कि दुनिया का जो रिचेस्ट पर्सन जेफ बेजोस, वो सर्विसेज सेल करके उन लोगों से बड़ा ताजिर बन गया जो कमोडिटीज जो है वो सेल किया करते थे, कमोडिटीज मार्केट किया करते थे, मर्चेंडाइजिंग किया करते थे। वो जस्ट सर्विसेज मर्चेंडाइज करके वो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया। तो ये साबित करता है कि जो हमारी सर्विसेज हैं, जो हमारा ह्यूमन पोटेंशियल है, ब्रेन पोटेंशियल है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसे से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कमोडिटीज से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने उसको अनलीश करना है, उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। अब वो आगे वजह बता रहा है कि उसने ब्रेन्स को, आइडियाज़ को, अजहान को क्यों पैसे के ऊपर जो है वो फोकियत दी। बिकॉज ब्रेन्स आर अ फॉर्म ऑफ कैपिटल, क्योंकि वो कहते हैं कि जो दिमाग है वो सरमाए की ऐसी किस्म है विच कैन नॉट बी परमानेंटली डेप्रिशिएटेड थ्रू डिप्रेशंस, कि जब मुआशी बहरान आएंगे या इन्हतात आएंगे तो इसकी कदर कीमत में कमी नहीं आएगी। जिस नोर कैन दिस फॉर्म ऑफ कैपिटल बी स्टोलन और स्पेंट, और ना ही इस सरमाए को कोई आपसे चुरा सकता है और ना ही ये आपके इस्तेमाल से ख़त्म होगा। Moreover, the money which is essential for the conduct of business is as worthless as a sand dune. अब वो कह रहे हैं इसके अलावा द मनी विच इज़ असेंशियल फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, के वो पैसा यानी कारोबार करने के लिए जो सरमाया दरकार होता है, इज एज वर्थलेस एज अ सैंड ड्यून। उसने उसको सैंड ड्यून से जो है वो कंपेयर किया है। सैंड ड्यून होता है रेत का टीला, तो उसने कहा कि वो बिल्कुल उतना ही बेवकूफ़ है जितना कि एक रेत का टीला, until it has been mixed with efficient brains, यानी जब तक उसको काबिल जहनों के सपुर्द न किया जाए। तो पैसे की हैसियत बिल्कुल एक रेत के टीले की सी है कि उसमें
किसी किस्म की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। और मतलब अगर पैसा है और अगर आपके पास आइडियाज नहीं है, आप उसको अपने दिमाग से दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे उसमें, तो पैसा बिल्कुल रेत के टीले की मानंद जो है वो गायब हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। अब इस फलसफे को ना अगले कुछ चैप्टर्स में ये ज्यादा डिटेल से जो है वो एक्सप्लेन करेगा कि जो ह्यूमन पोटेंशियल है वो पैसे से कहीं ज्यादा वक़्त वाला है, और वो मतलब असल चीज जो है वो विजडम है, सेंस ऑफ मनी है, फाइनेंस कॉन्शियसनेस है, ना कि कैपिटल है, ना कि सरमाया है। इसको अगले चैप्टर्स में बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन करेगा। जी प्लीज। जी इकरार भी इस पे डिस्कस करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें इन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। एक तो इस पे डिस्कस करें मनी इज वर्थ नो मोर देन ब्रेन, ठीक है ना, इसके ऊपर बहस करें सारे दोस्त ना, ठीक है। इसका क्या मतलब है, मनी इज वर्थ नो मोर देन ब्रेन्स, ठीक है। और फिर असल में तारिक भाई वो नया जो फलसफा है ना, बल्कि ये कह लें कि इसी नेपोलियन हिल का ही फलसफा है कि काबिलियत जो है ना, आप अपना कैपेबिलिटी जो है वो इनहेंस करें। वो पता एक वो 3 इडियट फिल्म बड़ी मशहूर थी, उसमें वो हीरो कहता है, असल में उस फिल्म का थीम भी ये है कि आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जब करते हैं, अपनी काबिलियत बढ़ाते हैं, तो फिर कामयाबी लेना कोई मसला नहीं है। हम अपने, वो कहते हैं ना कि अपने ऊपर आप स्पेंड करें, अपनी काबिलियत बढ़ाने पे स्पेंड करें। वो 3 इडियट में कहता है कि आप काबिल बन जाए, अपनी काबिलियत बढ़ा लें, तो फिर कामयाबी जो है आपके कदम चूमेगी। असल में जो जिस चीज़ को हमें फोकस करना है, एम्फसाइज करना है, वो हमारी पर्सनल कैपेबिलिटी है। वो जब आप कैपेबल हो जाते हैं, वो जिम रॉन अच्छा सर, आवाज नहीं आ रही इकरार भाई? आवाज खत्म हो गई। नेट का इशू चल रहा है इकरार भी की तरफ, तो जी और बहस करें सर, और दोस्त बहस करें जब तक इकरार भी आते हैं। जी और कोई दोस्त बोलना चाह रहा है? जी आमिर भी सर, वो बिलाल शाह साहब। हाफसा जी सर। जी बिलाल बड़ा अच्छा सर वो आइडिया हमें दे दिया कि हम फ्रेंचाइज पे इसको कर लें। और जो वो कह रहे थे ना कि सेल कस्टमर हमें ऑर्डर करे, ऑनलाइन प्रोडक्ट मिल जाए, तो सर वो मैंने बनाया है उसके लिए ना, वेबसाइट मैंने बनवाई है बल्कि, तो वो बस अब थोड़े दिन में लॉन्च करनी है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा वेरी गुड शाह जी, वेरी गुड, जबरदस्त। सॉरी ये थोड़ा नेट का इशू आ गया था। शाह जी आप कंटिन्यू रखें प्लीज। जी सर आप करें, आपका नेट का इशू था उस दौरान बस बात। हाँ वो सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे। अच्छा तो असल में सर, हम आवाज क्या कर आपकी रहे हैं कट गई तारिक थी, भाई, दोबारा वो दोहरा तारिक भाई हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर। देखें जो ज्यूज हैं तारिक भाई, पूरी दुनिया में जो ज्यूज है ना, उनकी कुल आबादी लाहौर की आबादी का तकरीबन निस्फ है, और वो पूरी दुनिया पे डोमिनेट कर रहे हैं। वो बुरहान बसी साहब एक वीडियो शेयर किया करते थे कि वो कैसे अपने बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, कैसे उनकी जो पोटेंशियल है उसको इन्हेंस करने पे कितना वो टाइम स्पेंड करते हैं। वो अपने बच्चों की तरबियत का आगाज उस वक्त से कर देते थे जब वो बच्चा माँ के रहम में जो है वो उसका आगाज होता था उसकी जिंदगी का, तो उस वक्त से वो अपने बच्चों की तरबियत का आगाज कर देते हैं। तो देखिए एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी पूरी दुनिया की के अंदर जो उनकी आबादी है वो लाहौर की कुल आबादी से भी कम है। अमेरिकन इलेक्शन हो रहे हैं 2 नवंबर को, पूरी दुनिया में एक बड़ा अहम इवेंट होने जा रहा है। तो आप अंदाजा करें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विन करने के लिए क्या कर रहा है जी, कि हमारे मुस्लिम जो अरब ममालिक है उनको इसराइल की तायीद के लिए रेडी कर रहा है, क्योंकि उससे पता है कि मैंने अगर यहूदियों को राजी कर लिया ना, तो फिर मैं, यानी लास्ट इलेक्शन में भी यही हुआ था कि उसके अमेरिकन इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे वो हैक हुए थे। तो देखिए वो एक छोटी तादाद के हवाले से इंतहाई मुख्तसर कम्युनिटी लेकिन पूरी दुनिया पे डोमिनेट कर रही है। उसकी वजह यह कि उन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग की है। तो अल्लाह ने हमें एक ऐसा प्रोफेशन दिया जिसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग करें, तो पैसे और वो जो मटेरियल चीज़ें हैं या जो सक्सेस है वो फिर हमारे पीछे भागेगी। बस ये इतना कहना मकसूद था। बाकी हाफिज साहब इस पे रोशनी डालने का। बहुत अच्छी बात की इकरार भी, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
जी आप सब आप इसके ऊपर बात करें, आमिर भी बात करें। आबिद भी नहीं बोल रहे आज, मियाँ आबिद हुसैन साहब नहीं बात कर रहे। हारून भी आप भी रोशनी डालें इसके ऊपर। सर बड़ी जबरदस्त स्टडी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की उसने कहा कि जो पैसा है ना, पैसे की वजह से कारोबार नहीं होता। कहता है कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा और आप बिजनेस कंडक्ट करने जा रहे हैं तो तब तक वो रेत के जर्रों की तरह ही है, जब तक उसमें एफिशिएंट ब्रांड्स मिक्स नहीं होता। तो बड़ी इंपॉर्टेंट से बात की कि हम ये समझते हैं कि पैसे की वजह से कोई काबिल है, पैसे की वजह से काबिल नहीं होता, बल्कि काबिलियत की वजह से पैसा या किसी की कामयाबी होती है। तो जो कॉम्पिटेंट ब्रांड्स होते हैं दुनिया में, जैसे सर ने मिसाल यूज की दी है, दुनिया में कॉम्पिटेंट ब्रांड्स ही कंपटीशन करते हैं और टॉप पे आते हैं। और जो जो दौलत है, वेल्थ है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है जब तक जब तक ब्रेन एफिशिएंट नहीं होंगे, जब तक सलाहियतों वाले दिमाग नहीं आएंगे। तो दुनिया में जिन कंट्रीज ने, जिन मालिक ने तरक्की की, चेयरमैन ली जिनयान का कॉम्पिटेंट ब्रेन था। तो चेयरमैन ली जिनयान ने पूरी दुनिया में एक नेटवर्क बिछाया, पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट को मार्केट किया है, और उसकी वजह से दुनिया में बेशुमार लोगों को चेयरमैन गो गिवर बने हैं। ये बात समझ आइए कि कॉम्पिटेंट ब्रेन आज जैसे आप हैं, सर इकरार साहब कॉम्पिटेंट ब्रेन होंगे तो बिजनेस बिल्ड हो जाएंगे। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया, आमिर भी बिल्कुल सही कहा। हम माशाल्लाह किसी भी तरह कम नहीं है, हमारा एक एक एसएम जो है ना वो माशाल्लाह कॉम्पिटेंट है। तो बस डायरेक्शन मिलने की देर है ना, डायरेक्शन पे चलने की। जी आबिद भी आप बात करें, मियां आबिद हुसैन साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अपॉर्चुनिटी असल में मेन चीज होती है कि अपॉर्चुनिटी मिले तो फिर हर बंदे के अंदर सलाहियत तो अल्लाह ताला ने वो रखी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए पीछे हैं कि उनको वो मौके नहीं मिल रहे होते जिसके अंदर वो अपनी सलाहियतों को निखारें और वो आगे निकलें। तो उसके लिए ये हमारा जो जी सिस्टम है, इसने हमें ये मौका प्रोवाइड किया है कि ये आम लोगों को, आम ज़हनों को जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो भी इस लेवल पे पॉलिश नहीं करता, तो हमारा ये जी सिस्टम इस लेवल के जिन्होंने इतनी अच्छी ये बुक्स लिखी हैं, एक एफर्ट लगी है, आई थिंक एक दिन में उन्होंने ये बुक नहीं लिख दी, तो एक उनकी सर्च को हम आज स्टडी कर रहे हैं और हमारे ब्रेन्स को वो एक फोर्स मिल रही है आप सब सीनियर दोस्तों के जरिए से। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को साथ लाएं और वो इससे सीख के आगे डेफिनेटली वो जितने उनके पास ज्यादा स्किल्स आएंगी वो ज्यादा सर्व कर सकेंगे। तो हमारे पास ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इससे इंशाल्लाह हम आगे ग्रो कर सकते हैं। शुक्रिया सर। जी बिल्कुल सही है। जी आदिल अली भाई आप बात करें। आदिल अली, आसिफ अली भाई। आसिफ अली भाई ने तो मुझे लग रहा है किसी को ना अपनी आईडी दे दी है, कि आईडी और पिक्चर दे दी है कि वो ना इस आईडी और पिक्चर से ऑनलाइन हो जाया करे और बस पता चल जाए कि आसिफ सर ऐसा नहीं सर, मेरा थोड़ा सा ना गला खराब, मैं इसलिए सर सुन रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है, सही है सही है। चलिए जी, आप आदिल आसिफ भी अपने गले का ख्याल रखें। तो बस ट्रेनिंग के बाद ना पानी ना पिया करें। हमारे लीडर अक्सर ना ट्रेनिंग स्टेज से उतरते हैं और ठंडा पानी पी लेते हैं, तो ये बड़ी हम ज्यादती करते हैं अपने गले के साथ ना। तो बहरहाल आप मलट्ठी का इस्तेमाल करें, लौंग का इस्तेमाल करें, ठीक है ना, गले की हिफाजत करें सर। जी सर, और कोई दोस्त इसके ऊपर बात करें सर। ये जो इसने बात की है ये थोड़ा सा समझाएं कि ये इसने बात की ऊपर कि उसको 16 से मल्टीप्लाई करें, दो तिहाई बनाएं तो वो आपकी कैपिटल वैल्यू आ जाएगी। इसको कोई एक्सप्लेन करे कोई दोस्त, एक्चुअल कैपिटल वैल्यू ऑफ ब्रेन जो है ना वो कैसे आएगी, इसको कोई दोस्त एक्सप्लेन कर सकता है? वो सालाना आमदनी को तारिक भाई वो करना है 16 से मल्टीप्लाई 2/3, तो वो से वो असल में वो कह रहा है कि वो आपकी जो आपकी ब्रेन कैपेबिलिटी है ना वो वाजे होगी मतलब। लेकिन वो फिर आगे ये भी कह रहा है
अक्सर लोग अपनी कैपेबिलिटी से कम कमा रहे होते हैं क्योंकि अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज नहीं कर रहे होते। अभी क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ना खासे पढ़े लिखे आदमी, वो अक्सर बार बार कहते हैं कि कौम का बड़ा मसला, इदारों का बड़ा मसला है कि कैपेसिटी बिल्डिंग होने वाली है। अब वो कैपेसिटी बिल्डिंग तो हम लोगों की कर रहे हैं ना, तो जब कैपेसिटी बिल्डिंग होगी तो ऑब्वियसली मटेरियली फिर कोई चाहे फर्द हो, चाहे कोई घराना हो, चाहे कौम हो, मटेरियली वो फिर डेवलप होते चले जाएंगे। उसने वो मतलब कह लें कि फार्मूला बताया कि आप अपनी एनुअल इनकम को 16 से, हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जैसे शरह सूद जो है ना, यानी आप ₹1,00,000 जमा करवाते एक साल में 6% उसमें इजाफा होता है, अगले साल फिर उसके ऊपर फिर मजीद 6% इजाफा होता है। तो इस तरीके से ना वो थोड़ा सा यानी अपना जो पोटेंशियल है ना उसको मटेरियली डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, उसका उसने फार्मूला बताया। बिल्कुल सही है। थैंक यू इकरार भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, हमारी ना जो माशाल्लाह यंग एंटरप्रेन्योर वाली जो क्लास है, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहूँगा कि माशाल्लाह देखिए हमारा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट किया हमारे 1 लाख हमारी टीम में लोग हैं, लोग तो बहुत ज़्यादा हैं। हम कहते हैं आवाज बहुत कम होगी जी, हम ये कहते हैं कि हमारी टीम में 1 लाख लोग हैं ना, तो 1 लाख लोग हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो कम से कम 3 लाख तो हैं, 2 से 3 लाख हैं। तो अब हो क्या रहा है कि हमारे जो लीडर हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और उनके बच्चे बड़े होके क्या करते हैं, कोई जॉब में चला जाता है, कोई दुकान खोल लेता है, ठीक है। तो हमारे अपने रिसोर्सेज जाया हो रहे हैं ना, तो इसको जाया होने से बचाने के लिए हमने क्या किया है कि हमने यंग एंटरप्रेन्योर का जो है वो एक हमने हफ्ते में सिर्फ 1 घंटे की क्लास शुरू की है ताकि हम अपने यंग एंटरप्रेन्योर्स को सही डायरेक्शन दे सकें, ठीक है। इस वक्त माशाल्लाह मतलब कई लीडर्स ऐसे हैं, मैं जानता हूँ किसी का बच्चा नेवी में जा रहा है, किसी का बच्चा आर्मी में जा रहा है। तो फिर अगर बच्चे हमारे आर्मी में जा रहे हैं तो असी फिर इतने झक पे मारने हैं, मतलब हम इसका मतलब है कि फजूल काम कर रहे हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये बकवास काम है, ठीक है। तो मतलब हम जो है ना अपने आने वाली जो जनरेशन हैं उनको सही डायरेक्शन दें, ठीक है। और हम जो हमें स्टडी मिली है, जो हमें बुक्स मिली है, उन बुक्स को हम पढ़ाएं। माशाल्लाह मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मेरा जो बड़ा बेटा है वो जो है बिजनेस स्कूल की सीरीज शुरू करने जा रहा है इंशाल्लाह ना। बिजनेस स्कूल वो इस क्लास के अंदर मैंने उसे कहा सिर्फ 3 से 5 मिनट है आपके पास, तो आपने बिजनेस स्कूल के 2 पेज आज पढ़ दो, अगले हफ्ते फिर 2 पेज पढ़ दो, अगले हफ्ते फिर 2 पेज पढ़ दो, नहीं हो सकता 1 पेज पढ़ दो, ठीक है। तो वो पढ़ाने जा रहा है। और दूसरे नंबर पे जो है राना हसीब, वो जो है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी उसकी सीरीज चलाने लगे हैं कि बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी की सीरीज जो है वो पढ़ाएंगे। अब वो जब पढ़ाएंगे तो मेरे पॉइंट भी क्लियर होंगे। तो मतलब हम अपने बच्चों को ये हमें इस चीज का अदराक नहीं है हमारे पास क्या आ गया है। हमारे पास ये जो बुक आप पढ़ रहे हैं जो आज से 90 साल पहले लिखी गई और आपको और हमें आज भी बातें उसकी सही समझ नहीं आ रही, और उसकी 90 साल पुरानी बातें, सर ऐसा नहीं होता 50 साल पुरानी बातें आज के दौर में अप्लाई नहीं होती। तो ये कैसी किताब है, 90 साल पुरानी बातें आज भी अप्लाई हो रही है। ये कैसी किताब इसने लिख दी है नेपोलियन हिल ने, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, कि आज भी वो बातें, सर टेक्नोलॉजी बदल गई है, सब कुछ बदल गया है। तो ये साफ जाहिर है हमारी कौम 100 साल पीछे है, ठीक है। अगर हमें आज भी इसकी किताबों इसकी बातें यहाँ पे नजर आ रही हैं तो ये हम 100 साल पीछे हैं, ठीक है। अमेरिकन बहुत आगे निकल गए हैं। तो हमारे पास जो फाउंडेशन के अंदर है वो अमेरिकन कोर्स है, ठीक है। वो बिजनेस स्कूल हमारी अमेरिकन बुक है, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी हमारी अमेरिकन बुक है। तो यार आप अपने बच्चों को डिग्रियां करवा रहे हैं, मैं यकीन जाने मैं आपको कह रहा हूँ इन डिग्रियों की कोई अहमियत नहीं है, ठीक है। आपके बच्चे नौकरियों के चक्कर में जाएंगे तो बेचारे उनका मुस्तकबिल बहुत तारीक है। अगले 10 साल के अंदर 80% जॉब्स खत्म होने जा रही हैं, अगले 10 साल के अंदर 90% से ज्यादा जॉब्स खत्म होने जा रही हैं, जॉब्स नहीं रहेंगी, टेक्नोलॉजी खा जाएगी जॉब्स को। तो हमें जो अपने अगले आने वाली जो नस्ल है ना उसको हमें सही डायरेक्शन देनी है, ठीक है। तो आप लोग इसकी तरफ ध्यान करें। आसिफ अली भाई हैं, आसिफ अली भाई की माशाल्लाह हजारों की टीम है। अगर आसिफ अली भाई की माशाल्लाह 1 लाख की टीम है तो उनके पास जो है 3 से 4 लाख उनके आगे औलाद हैं उन लोगों की। ये फोर्स है हमारी, आप अपनी आंखें खोलें, ये हमारी ताकत है, ठीक है। इन्होंने यार टाइम से कमाया हुआ रिस्क खाया है, इनकी खून के अंदर टाइम से कमाया हुआ रिस्क जो है वो दौड़ रहा है, और ये रिस्क दौड़ रहा है खून के अंदर, और ये जाके नौकरियां करें यार, इससे बड़ी सितम जरीफी क्या हो सकती है।
इससे बड़ी हमारे लिए जलालत क्या हो सकती है। तो हमने इस चीज से बचने के लिए कि हमारे बच्चे वेस्ट ना हो, गलत हाथों में ना जाएं, तो हमने यंग एंटरप्रेन्योर के नाम से हमने एजुकेशन शुरू की है। आपको शायद समझ नहीं आ रही, मुझे 100% क्लियर समझ आ रही है कि हम इंशाल्लाह ताला इन बच्चों को सेव करके, ये हम कब की प्लानिंग कर रहे हैं, ये बच्चे हमें आज से 10 साल के बाद चाहिए, आज से हमें 20 साल के बाद चाहिए। बाज बच्चे ऐसे हैं जो 25 साल के बाद हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा बनेंगे। तो ये हमने 10 से 20 साल, 30 साल, 50 साल की हमने प्लानिंग कर ली है, ठीक है। तो हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और अगर किसी दोस्त को कोई शक शुबा है तो आने वाले सालों में हम उसे करके दिखाएंगे, ठीक है। और मुझे पता है काफी सारे दोस्तों को शक शुबा है ना, मुझे पता है, और हम लोग इंशाल्लाह उनको करके दिखाएंगे कि रियल नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। तो रियल नेटवर्क मार्केटिंग का चेहरा इंशाल्लाह ताला मैं अपनी कौम को दिखाऊंगा, ठीक है। मैं अपनी पूरी नेशन को दिखाऊंगा कि रियल नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, ठीक है। तो ये मैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेशन को मैं दिखाऊंगा, ठीक है। मेरे मुल्क के लोग कहेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग एक नोबल काज है। अभी मेरे मुल्क के लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉडियों का काम है, अभी मेरे मुल्क के लोग ये कहते हैं, ठीक है। तो और ये इंशाल्लाह ताला ये दौर आएगा, ठीक है। और ये दौर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जरूर आएगा, ये मैं अपनी नेशन को दिखाऊंगा। तो हमने यंग एंटरप्रेन्योर का जो ये सिलसिला शुरू किया है, इसमें आप अपने बच्चों को डालें, ठीक है। हमारी अभी भी पिछले मीटिंग में बात हो रही थी कि आप लीडर हैं, आप अपने घर को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या ठेका उठाया है कि आप दुनिया को कन्विंस करने जा रहे हैं। तो बेहतर है कि आप इस काम को छोड़ दें, आप नेटवर्क मार्केटिंग में गंद ना घोलें। आप अगर आपसे अपना घर कन्विंस नहीं हो रहा, आप अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, आपके घर में यूजर नहीं बन पा रहे, आपके घर में नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा कहा जा रहा है, तो अगर बुरा कहा जा रहा है, हमने गलत काम किए, उन गलतियों को खत्म करें आप। और अगर आपसे ये काम नहीं हो पा रहा, तो फिर बेहतर है कि नेटवर्क मार्केटिंग को आप छोड़ दें, ये आपका करने वाला काम नहीं है। जाएं, जाके दुकान खोलें आप, ठीक है, जाके आप कोई नौकरी कर लें। तो रियल नेटवर्क मार्केटिंग हमने इंशाल्लाह ताला जो है पाकिस्तान में शुरू करनी है इंशाल्लाह ताला, और ये हम इंशाल्लाह ताला सब लोग मिल के जो है वो करेंगे इंशाल्लाह ताला। वो तारिक भाई, इस रेवोल्यूशन में मैं आपके साथ हूँ सर, इंशाल्लाह सर। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। तो ये जो हमने आज सर गो गिव, सर आपके बच्चे ना वो कर रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह 2 हिस्से ले लेता हूँ सर। एक जो 2 बच्चों को दे देता हूँ, प्रोडक्ट दे देता हूँ, और 2 बच्चों को बेसिक दे देता हूँ। जी बिल्कुल सही है, आप सब बहुत जबरदस्त। 4 मिनट में ना सर वो डिटेल के साथ हमारी प्रोडक्ट जो है ना, वो बच्चे हमारे ना, मेरे 2 बच्चे जो है ना, बेटियां, वो प्रोडक्ट को कर लेंगे सर, ठीक है। और 2 बच्चे जो है वो बेसिक के ऊपर लगा देते हैं, बेसिक। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि आप सब हम ना जो योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग ना, नेटवर्क मार्केटिंग में पहला साल कैसे गुजरेगा, तो आप में से कोई भी दोस्त, आपकी फैमिली के अलावा कोई और दोस्त अपने बच्चे को योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग वो बुक शुरू करवा दें, ठीक है। यार क्या है, हफ्ते में 1 हफ्ते में 1 घंटा है, और वो क्या करे, 3 मिनट वो बुक पढ़ा दे, 3 मिनट में 1 पेज पढ़ा दे। तो आप देखेंगे साल गुजरेगा तो हम काफी सारी किताब खत्म कर चुके होंगे कि जी लोगों के साथ पहले साल होता क्या है, ठीक है। तो लीडर्स ने वो बुक नहीं पढ़ी हुई और ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ाई हुई है। तो आप में से कोई बच्चा या बच्ची आपकी 8वीं में है, 5वीं में भी है, तो वो बुक पढ़ा सकती है, क्योंकि हमारे बच्चों की इंग्लिश हमसे कहीं ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो वो बुक कोई जो है उस बुक को शुरू कर दे। सर सॉरी सर, बात कर रहा हूँ सर, ये बुक प्ले स्टोर पे मिलेगी या वैसे बुक स्टॉल से? हाँ, ये आपको शेयर कर देंगे, आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे, और ग्रुप में शेयर करके आपको जो है आप इसका प्रिंट निकलवा लेना, प्रिंट निकलवा लें, अपने बच्चे या बच्ची को बुक दे दें ये, और उन्हें के लिए पढ़ाना शुरू कर दें आप। तो इसकी हम ना शेप बनाएं, और इसमें हम ना लोगों को डालें, ठीक है। और अगर आपके लोग नहीं आ रहे तो कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माशाल्लाह हमारी फैमिलीज आ रही हैं, हम लोगों को ऐड कर रहे हैं। सुल्तानी भाई ने कई लोगों को ऐड किया माशाल्लाह, मैं 6-7 फैमिलीज को ऐड कर चुका हूँ, मेरी 6-7 फैमिली से बच्चे आ रहे हैं। तो मैंने अगले 20 साल की प्लानिंग कर ली है, ठीक है। अगले 25 साल की, 30 साल की मैंने प्लानिंग कर ली है। मुझे पता है उसमें से मुझे क्रॉप निकल आएगी, उसमें से मैं ब्रेन निकाल लूंगा, मैं नहीं निकालूंगा, वो बच्चे खुद मेरे पास आएंगे।
मैं उन्हें नहीं कहूंगा। तो मतलब हम यार आंख खोल लें, हम किस जगह पे हैं और हमारी क्या हैसियत है और किस मुकाम पे हम पहुंच गए हैं, कितना नीचे हम गिर गए हैं, ठीक है, हमारी क्या औकात है। तो अल्लाह ताला ने ये जो हमें जिंदा रखा है, अल्लाह ताला ने हमें जो चांस दिया है, तो कुछ हमें बड़ा करना है, ठीक है, कुछ बड़ा करने के लिए हम जिंदा हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने जो हमें सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ताला ने जो हमें हिडन क्वालिटीज दी हैं, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। अब हमारी तरफ से हम रिटर्न इसको इस तरह से कर सकते हैं कि उन सलाहियतों को हम रोए का लें। तो बहुत शुक्रिया सर आप सब दोस्तों का, जज़ाकल्लाह खैर सर। अब बस हम 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, आप अपने बच्चों को रेडी कर लें, जो भी दोस्त लीव करना चाहें लीव कर लें। हम आपको इजाजत देते हैं, आपके किधर डाउन होंगे दिन के काम जी। तो 7:35 पे हम इंशाल्लाह ना सेशन का आगाज करते हैं, ठीक है सर। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया सुबह ऑनलाइन होने का, और सर बहुत शुक्रिया। और अगर